हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियोपॉलिटिक्स। यूरोप लोगों को डंप क्यों कर रहा है और माइग्रेशन जो यूरोप में हो रहा है वो एक समस्या क्यों बन गया है, जबकि यूरोपियन कंट्रीज का पॉपुलेशन अपने आप में श्रिंक कर रहा है। और क्या ये जो प्रोसेस है जो लोगों को डंपिंग करना है दूसरे कंट्री में ले जाके, अफ्रीका के कंट्री में लोगों को डंप कर देना, ये क्या ह्यूमन राइट का वायलेशन नहीं है? सो लेट्स डाइव डीपर टू नो ऑल द डिटेल्स। तो आप यहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं कि जो यूरोप है आज के दिन में माइग्रेशन इशू को लेके जूझ रहा है और इससे निपटने के लिए डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के साथ ये लोग पैक्ट साइन कर रहे हैं ताकि जो भी इनके यहाँ माइग्रेशन हो रहा है उनको ले जाके उस कंट्री में ये लोग डिपोर्ट कर सकें और उससे ये लोग पीछा छोड़ा सकें। जैसे कि इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आप देख सकते हो यूके रवांडा डील। इस पैक्ट के अनुसार ये कहा गया था कि जो भी यूके में इलीगल माइग्रेंट्स है, इलीगल का कहने का तात्पर्य ये लोग इलीगल नाम देते हैं, वैसे लोग जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है वैलिड, वो लोग अपने देश को छोड़ के इसलिए आते हैं ताकि एक बेटर लाइफ स्टाइल जी सके यहाँ पे और एक अच्छा फ्यूचर सिक्योर कर सके। बट ये लोग इन्हें उल्टा में डिपोर्ट कर देंगे किसी ऐसे कंट्री में जहाँ पे उनका फ्यूचर और जहाँ पे उनका लाइफ अंडर थ्रेट बना रहेगा हमेशा। तो दिस इज द क्लियर वायलेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स। और यहाँ पे चीन से ये लोग अपने आप को वर्ल्ड का लीडर बोलते हैं, सो बाकी कोई ऐसा कंट्री नहीं है जो इनको बोल सके कि देखो आप लोग ह्यूमन राइट का वायलेशन कर रहे हो और ये इनह्यूमन मूव है। लेट्स नो कि आखिर में माइग्रेशन क्राइसिस क्यों हो रहा है वहां पे। इससे पहले कि माइग्रेशन क्राइसिस मैं बताऊं आपको, मैं बताता हूं कि माइग्रेशन क्या है, इमिग्रेशन क्या है और रिफ्यूजी क्या है। माइग्रेशन का सिंपल मतलब होता है मूवमेंट ऑफ द पीपल, क्योंकि हम लोग पीपल का टर्म में बात कर रहे हैं तो मूवमेंट ऑफ पीपल यानी आवागमन जो होता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो लोग आते जाते हैं उनको बोलते हैं माइग्रेशन। और अगर वो आवागमन यानी एक देश से दूसरे कंट्री में परमानेंट शिफ्ट होते इंसान, मतलब इंडिया में अगर आप रह रहे हो और अमेरिका में जाके परमानेंट रहने लगो तो उसको क्या हम लोग बोलेंगे, इमिग्रेशन। और रिफ्यूजी कौन होता है? रिफ्यूजी होता है कि जब भी अपने कंट्री में ऐसा हालात हो गया जिसकी वजह से उनके जान खतरे में है तो वो अपने कंट्री को छोड़ के किसी और कंट्री में जाते हैं, उसको बोलते हैं रिफ्यूज। मतलब इसका एग्जाम्पल मैं दूं तो तिब्बत का जो दलाई लामा थे और के जो अनुयायी लोग थे वो इंडिया में भाग के आए थे क्योंकि उनको लगता था कि चाइना जो है उनका प्रोसिक्यूशन कर देगा, तो वो लोग क्या थे, इंडिया में एज ए रिफ्यूजी आए थे। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि व्हाई डू पीपल माइग्रेट। तो अगर आप एंशियंट हिस्ट्री में देखें तो एंशियंट हिस्ट्री में अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े तो पता चलेगा कि जो हंटर गैदरर्स होते थे वो लोग भी माइग्रेट करते थे, यानी कि इन द सर्च ऑफ फूड शेल्टर वो लोग माइग्रेट करते थे। और आज के दिन में अगर देखें तो वो सेम इशू अभी भी है, इन द सर्च ऑफ फूड, इन द सर्च ऑफ बेटर लाइफ स्टाइल, इन द सर्च ऑफ बेटर वेदर। जी हाँ, क्लाइमेट चेंज के कारण बेटर वेदर भी इंपॉर्टेंट हो गया आज के माइग्रेशन में। आज के दिन में अगर देखें कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ माइग्रेशन, तो देखिए यहाँ पे दो कॉजेज होता है, पहला होता है पुश फैक्टर और सेकेंड में होता है पुल फैक्टर। तो पुल फैक्टर होता है उस कंट्री में जिस कंट्री में आप जा रहे हो और पुश फैक्टर होता है जिस कंट्री में आप रह रहे हैं। तो जिस कंट्री में आप रह रहे हैं वहां पे ये चार फैक्टर है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना। पहला होता है इकोनॉमिक कंडीशन। इकोनॉमिक कंडीशन का अर्थ हो गया कि मान लीजिए वहां का जो लोग है दे आर नॉट एबल टू अर्न देयर लाइवलीहुड, यानी कि वहां की इकोनॉमिक कंडीशन ऐसा है कि वो लोग अपने दिनचर्या का जो बेसिक नेसेसिटीज है उसको जुड़ाने में असमर्थ है, तो वो लोग माइग्रेट कर जाते हैं। सेकेंड में है वॉर। मान लीजिए उनका कंट्री किसी कंट्री के साथ वॉर पे है, उसके कारण उनके जान को खतरा है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है कि रसिया और यूक्रेन का वॉर देख लीजिए आप। रसिया यूक्रेन का वॉर जो ब्रोक आउट हुआ था तो जितने सारे यूक्रेनियन पीपल हैं वो भाग भाग के यूरोप और अमेरिका में चले गए थे ताकि वो लोग अपने आप को सेफ रख सके। थर्ड पे है कि कॉन्फ्लिक्ट। मान लीजिए उस कंट्री में कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट इन द सेंस कि मान लीजिए ऑन द नेम ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, उसके नाम पे क्या हो रहा है, या इथनिसिटी, उनके नाम पे क्या हो रहा है कि दो ग्रुप आपस में लड़ाई कर रहा है और एक ग्रुप को मार रहा है। तो उसके वजह से क्या होता है कि जो कमजोर ग्रुप है वो क्या करेगा, माइग्रेट कर जाएगा। ज्यादा चांसेस है कि वो किसी दूसरे कंट्री में माइग्रेट कर जाए। लास्ट में है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज का जो इशू है वो बढ़ते जा रहा है आज के दिन में। वर्ल्ड के जितने सारे पार्ट्स हैं आज के दिन में क्लाइमेट चेंज को लेकर जूझ रहे हैं। जैसे कि अगर आप ईस्टर्न अफ्रीका को देखें तो वहां पे ड्राउट का जो फेनोमिना है वो काफी बढ़ गया है। मेडागास्कर को एग्जांपल लेने आप तो वहां पे ड्राउट के कारण फसल नहीं उपज रहे हैं। तो जब फसल उपजेंगे नहीं तो वहां के लोग खाएंगे क्या, तो उसके रीजन से भी ये लोग माइग्रेट करते हैं। या कहीं पे पार्टिकुलर रीजन ले लीजिए जहाँ पे बार बार फ्रीक्वेंट फ्लडिंग हो,
वहां पे भी रहना मुश्किल है। तो पीपल माइग्रेट बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। यहाँ पे आप देख सकते हो कि बोट से ये लोग यूरोप में इंटर करते हैं वाया मेडिटेरेनियन सी। और मेडिटेरेनियन सी से जब भी ये लोग पास होते हैं तो यहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्क होता है, इनके बोट पलट जाते हैं जिसकी वजह से इनकी जान चली जाती है। और इतना खतरनाक रूट को पास करके ये लोग जाते हैं यूरोप। और यूरोप ये लोग जैसे पहुंचते हैं तो इनको पता चलता है क्या, इनको पकड़ के क्या किया जा रहा है कि अफ्रीका के किसी कंट्री में ही छोड़ दिया जा रहा है। आप कहोगे यहाँ पे कि नहीं, यूरोपियन कंट्री तो अच्छा कर रहा है, इनकी वजह से वहां पे क्राइम बढ़ेगा, इनकी वजह से वहां पे जो कल्चर है उनका वो भी थ्रेट होगा, या जो भी उनका इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी खराब हो सकता है। बट फिर से सोचना कि एक ऐसा समय था जब यूरोपियन जितने सारे कंट्रीज वो दुनिया को कॉलोनी बना के रखा था अपना। उसकी वजह से क्या हुआ, इन्होंने क्या किया कि जिस चीज को कॉलोनी बनाया उसका सबसे पहला काम किया कि वहाँ का वेल्थ, वहाँ का जितना सारा वेल्थ था उसका एक्सप्लॉयटेशन किया। फिर वहाँ का जो कल्चर था, ट्रेडिशन था, उसको इन्होंने इंफीरियर बता दिया। तो अगर आप देखोगे बेसिकली तो दुनिया के जितने 80% समस्याएं हैं खास करके डेवलपिंग कंट्रीज में, उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी और उसका मेन कॉज कोई है तो वो है अब यूरोप है। यूरोप के जितने सारे कंट्री उन्होंने ही ये जितना मेस है ये क्रिएट किया था ड्यूरिंग कॉलोनियल टाइम। और उसी का देन है कि आज के दिन में ये वॉर, ये कॉन्फ्लिक्ट आज तक चल रहा है, जिसके वजह से लोग जूझ रहे हैं। मिडिल ईस्ट देख लो आप, अफ्रीका देख लो, आज भी अफ्रीका में देखो तो दुनिया का सबसे ज्यादा रिसोर्स मिलता है। और इस रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन कौन करता है, वेस्टर्न कंट्रीज। और उन्हीं का रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन भी करते हैं और उन्हीं को ये लोग अलाउ भी नहीं कर रहे हैं अपने कंट्री में। और सेकेंड हम देखेंगे कि पुल फैक्टर क्या होता है। तो पुल फैक्टर, आप जिस कंट्री में रह रहे हैं वहां पे जो भी आप जॉब कर रहे हैं वो मान लीजिए आपको 5 लाख पर मंथ देता है, बट आप डेवलप्ड कंट्री में जाएंगे तो वहां पे वो मंथली इंक्रीज कर जा रहा है, लेट से 8 लाख पर मंथ हो जा रहा है। इसके वजह से भी बहुत सारे लोग हैं जो माइग्रेट कर जाते हैं बिकॉज दे वांट मोर मनी। और मोर मनी होगा तो दे विल बाई मोर रिसोर्सेस, और इसी के कारण ये लोग क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे। और यहाँ पे बहुत ट्रिकी है कि जितने डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं वहाँ का जो भी बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स है वो अट्रैक्ट हो जाता है डेवलप्ड कंट्री की तरफ। और जैसे अट्रैक्ट होता है डेवलप्ड कंट्री की तरफ, वो जो डेवलपिंग कंट्री है वो फिर से डेवलपिंग ही रह जाता है। क्योंकि जब तक आपके यहाँ बढ़िया इंजीनियर नहीं होगा, बढ़िया साइंटिस्ट नहीं होंगे, बढ़िया प्रोफेसर नहीं होंगे, बढ़िया डॉक्टर नहीं होंगे, आप डेवलप कैसे करोगे। तो ये एक डेवलप्ड कंट्री का भी कह लीजिए गेम है कि बड़े बड़े जो स्किल वाले लोग हैं, जो शार्प माइंड है, उसको भी अट्रैक्ट करता है अपने तरफ, ताकि जो डेवलपिंग वर्ल्ड है वो डेवलपिंग ही हमेशा की तरह रहे। तो दिस इज ऑल्सो अ गेम। सेकेंड पे है लेविस लाइफ स्टाइल। वहाँ का जितना लग्जरियस लाइफ स्टाइल, आज के दिन में अगर आप इंटरनेट को देखो तो इंटरनेट के थ्रू क्या हुआ कि वर्ल्ड का कोना कोना एक दूसरे से जुड़ गया है। आप जो भी एक वर्ल्ड के कोना में हो रहा है उसे आप इंटरनेट पर देख सकते हो सोशल मीडिया के थ्रू। तो सोशल मीडिया पे देखने को मिलता है अच्छा लाइफ स्टाइल वहाँ पे है, अच्छा गाड़ी, अच्छा बंगलो, अच्छा हॉस्पिटल, अच्छा सड़क। तो ये भी कहीं ना कहीं डेवलपिंग वर्ल्ड को, मतलब कि डेवलपिंग वर्ल्ड में जितने सारे लोग हैं उनको अट्रैक्ट करता है कि चलो हम भी वहां पे जाके एक लग्जरियस लाइफ स्टाइल बिताएंगे। हालांकि वो लोग चाहते हैं तो पता नहीं कैसा लाइफ जीते हैं, लेकिन ये भी एक उनके मन में होता है कि लेट्स माइग्रेट टू द डेवलप्ड कंट्री। तो ये भी एक फैक्टर है। थर्ड पे है कि बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बेटर हेल्थ केयर हो गया, बेटर एजुकेशन हो गया, बेटर रोड हो गया, बेटर ट्रांसपोर्टेशन हो गया, नीट एंड क्लीन सिटीज है, अच्छा लॉ एंड ऑर्डर है। ये भी एक तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि लोग यहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं इसके तरफ। खास करके इंडिया में अगर आप देखो तो जो भी लोग एजुकेटेड हो जाते हैं तो दे बिकम मोर लिबरल, मतलब वेस्टर्न एजुकेशन ही लेते हैं और वेस्टर्न जैसा बन जाते हैं। और वेस्टर्न जैसा जैसे ये बनते हैं तो उनको लगता है कि अब इधर फिट नहीं होने वाले इंडिया में, तो उन्हें माइग्रेट करना पड़ता है मजबूरी में, बिकॉज उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन लिया है ना। तो वेस्टर्न एजुकेशन लिया तो वेस्टर्न वाला लाइफ स्टाइल भी चाहिए ना उनको, वेस्टर्न में ही जाएंगे। इंडियन का जो एजुकेशन सिस्टम है उसे ओवरऑल करने की जरूरत है और इंडियनाइजेशन करने की जरूरत है। उसमें भारतीयता वाला जो गुण है वो आना चाहिए ताकि यहाँ पे रिटेंशन किया जा सके यहाँ के इंजीनियर, डॉक्टर्स और जो भी वेल माइंडेड पीपल है। तो उनको रिटेंशन करने के लिए एजुकेशन सिस्टम को ओवरऑल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भी हम लोग वही वेस्टर्न टाइप ऑफ एजुकेशन है उसी को लेते हैं, और वो उसी को अगर इंडियन वे में लिया जाए तो कहीं ना कहीं इंडिया के प्रति जो लोगों का लगाव है वो बढ़ेगा।
तो दीज आर द इश्यूज जिसके वजह से जो लोग हैं वो माइग्रेट करते हैं। और इंडिया का मैं एग्जांपल इसलिए लिया हूँ बिकॉज वी आर इंडियन, तो हमें जानना जरूरी है कि हमारे इंडिया में भी क्या हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पे ये डाटा देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जर्मनी में असाइलम सीकर का एप्लीकेशन फाइल किया गया था, उसके बाद फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, इटली हो गया। देखो फ्रांस, स्पेन, जो इटली है ये मेडिटेरेनियन सी के कोस्ट पे है। तो जैसे यहाँ से लोग उतरते हैं सीधे इसके कोस्ट पे घुस जाते हैं और घुस के बोलते हैं कि हाँ अभी यहीं पे रहना है। तो इससे तो इटली, स्पेन और फ्रांस और पुर्तगाल वो भी जूझ रहा है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये रूट, ये वेस्टर्न रूट है, तो यहाँ से सीधे स्पेन और पुर्तगाल में जाएंगे लोग। ये आप देख लो सेंट्रल रूट, सेंट्रल रूट से सीधे ये आते हैं और आके इटली में घुस जाते हैं। और उसके बाद यहाँ से फ्रांस में भी चले जाते हैं लोग। उसके बाद आप ईस्टर्न रूट देखो, यानी जो मिडल ईस्ट हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया, यहाँ से जो लोग इलीगली चाहते हैं माइग्रेट करना, वो क्या कौन सा रूट पकड़ते हैं? ईस्टर्न रूट। इसके थ्रू क्या करते हैं ये लोग, इंटर करते हैं टू द यूरोपियन कंट्री। हालांकि टर्की के साथ यूरोपियन कंट्री बहुत ज्यादा डील साइन किया था ताकि जो टर्की है वो किसी भी माइग्रेशन को अलाउ नहीं करे यूरोप में, जिसकी वजह से टर्की को बहुत ज्यादा पाउंड्स भर भर के लोग देते हैं। लेकिन फिर भी टर्की थोड़ा सा डिफरेंट केस है, तो अलाउ करते रहता है जो भी इसके मिडिल ईस्ट के दोस्त हैं उनको। तो ये लोग यहाँ से इंटर करते रहते हैं। तो आज के यूरोपियन कंट्रीज में अगर आज के दिन में देखो तो राइट विंग का जो गवर्नमेंट है उसका फॉर्मेशन ज्यादा कंट्रीज में होने लगा है। और हाल ही में जो यूरोपियन यूनियन का इलेक्शन हुआ है वहां पे भी आप देखोगे जो फार राइट मेंबर्स हैं उनका मेजोरिटी ज्यादा है। तो आखिर में लोग राइट विंग को क्यों इलेक्ट कर रहे हैं? तो देखो इसके पीछे रीजन है। और ये भी डिनाई फैक्टर नहीं है कि जो भी माइग्रेशन होता है, खास करके जो इलीगल माइग्रेशन है, इलीगल कहने का अर्थ है कि जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है, तो जो भी अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेशन है टू द यूरोपियन कंट्रीज, वहां पे ये लोग जाके क्राइम रेट बढ़ाते हैं। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तो वहां पे ये लोग आज मतलब कि आप देख सकते हो आए दिन में सोशल मीडिया पे वायरल फोटो होता है कि चाकू से लेके 5-6 आदमी को मार दिया, गन लेके 5-7 आदमी पे शूटिंग कर दिया। इसके वजह से भी यहाँ का लोग फियरफुल है। ये लोग आते हैं, एक तो असाइलम सीकर है, दूसरे से क्या करते हैं क्राइम बढ़ाते हैं। और ये इनके पास स्किल नहीं होता है प्रॉपर, तो इनको वहां पे मर्ज होना यानी उनके पॉपुलेशन के साथ मिंगल होना टफ हो जाता है। वो लोग उस टाइप के लाइफ स्टाइल को जल्दी अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। ये भी जो पीपल वहां पे जा चुके हैं उन्हें एक तरह से डिपोर्ट करना, दिस इज नॉट फेयर ऑल्सो। तो इसमें मैं बताऊंगा कि राइट विंग क्या है और लेफ्ट विंग क्या है। लेफ्ट विंग जो गवर्नमेंट होता है वो सिंपल भाषा में लिबरल होता है, और राइट विंग जो गवर्नमेंट होता है सिंपल भाषा में क्या होता है? नेशनलिस्टिक होता है। नेशनलिस्टिक कहने का अर्थ ये है कि जिस भी कंट्री में राइट विंग गवर्नमेंट बनेगा वो अपने कंट्री को फर्स्ट प्रायोरिटी देता है, यानी वो अपने कंट्री के बारे में ज्यादा सोचता है, वहां का ट्रेडिशन, वहां का कल्चर, वहां का नेशनलिज्म, वहां का बात करता है वो। और लेफ्ट विंग है जो लिबरल होता है, मतलब कि बाकी डिफरेंट चीजें जो है नेशनल से बाहर की भी जो चीजें हैं उसको भी अपना सकता है। तो लेफ्ट विंग के गवर्नमेंट पे बहुत ज्यादा एक्विजिशन लगा है ये। लेफ्ट विंग जो गवर्नमेंट है वो क्या करता है? माइग्रेशन को अलाउ करता है। जो भी माइग्रेंट वर्कर हैं उनको कम वेज ये लोग पे करते हैं। एग्जाम्पल के लिए लेट से कि स्पेन हो गया या जर्मनी हो गया, वहां पे अगर वहां का नेशनल है वो ले रहा है 5 लाख पर मंथ, और सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो वही माइग्रेंट होकर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर आएगा तो 4 लाख में भी काम कर लेगा पर मंथ। तो उससे क्या होगा? 1 लाख का बचत। यानी ऐसे ही सोच लो बाकी वर्कर के साथ। तो जो वहां की कंपनी है यानी वहां की जो इंडस्ट्री है उसका प्रॉफिट क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो वहां पे जो उसका प्रॉफिट इंक्रीज होगा, यानी कि जो इंडस्ट्री है लेफ्ट विंग के सपोर्ट से प्रॉफिट ज्यादा कर रही है, तो फिर वो इंडस्ट्री क्या करेगी? वो चाहेगी कि यहाँ पे भी क्या हो? लेफ्ट विंग का गवर्नमेंट बना रहे। और ये नेक्सस बिल्डअप होता है किसमें? इंडस्ट्रियलिस्ट में और लेफ्ट विंग के गवर्नमेंट में। ऐसा मेरा नहीं कहना है, ऐसा यूरोप के जितने सारे कंट्री हैं वहां के लोगों का कहना है। जो भी राइट विंग को सपोर्ट करते हैं वो लोग ऐसा कहते हैं लेफ्ट विंग के बारे में। और राइट विंग का क्या है? राइट विंग ये है कि वो बोलता है कि नहीं, हम माइग्रेशन को रोकेंगे क्योंकि वो आके यहाँ पे हमारे यहाँ का जो कह लीजिए कल्चर है उसके लिए थ्रेट पैदा कर रहे हैं। हमारे यहाँ आके ये जो जॉब है हमारा जॉब खा जा रहे हैं, हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। तो इसमें राइट विंग का गवर्नमेंट कौन? यूरोप में सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन है? जॉर्जिया मिलोनी, वो है राइट विंग की गवर्नमेंट। और वो बिल्कुल भी हार्श वर्ड सुन के आप सुन सकते हैं माइग्रेशन को लेके। तो ये सब इशू जो है वो बढ़ते जा रहा है यूरोप में, और आने वाले दिनों में हो सकता है कि बहुत सारे यूरोपियन जो कंट्रीज हैं वो चूज कर सकती है राइट विंग गवर्नमेंट को, क्योंकि अगर माइग्रेशन का इशू को रोका नहीं गया तो ये जो राइट विंग का गवर्नमेंट है वो बढ़ते जाएगा। और ऐसा बताया जा रहा है जो राइट विंग का गवर्नमेंट है वो काफी नेशनलिज्म के नाम पे क्या करता है कि वर्ल्ड में बहुत ज्यादा मेस क्रिएट कर देता है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हिस्ट्री में पड़ा हुआ है। तो आप जब भी जानना चाहते हो कि राइट विंग गवर्नमेंट क्या कर सकती है,
go to the history and check it. तो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि माइग्रेशन का जो इशू है वो आज के दिन में क्यों बढ़ रहा है और उसको ये जो टैकल करने का तरीका है वो कैसे इनह्यूमन है। इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।